नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन गुरु यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अखिलेश शर्मा आज आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई वीडियो। इसके माध्यम से हम यूजीसी नेट जेआरएफ जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मरणोत्तर काल का भाग एक इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप जो भी हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है मित्रों, आज के हम अपने प्रकरण पर अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे मरणोत्तर काल के जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं। रुद्र दमन 130 से 150 ईस्वी तक जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्रह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। कई बार क्वेश्चन आया है सर्वाधिक प्राचीन जो है अभिलेख कौन सा है, वह रुद्र दमन के द्वारा जो लिखा हुआ जूनागढ़ अभिलेख है, सबसे प्राचीन है। इसमें रुद्र दमन ने वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। इस अभिलेख का मुख्य उद्देश्य जो है वह सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना था। यानी कि कई बार क्वेश्चन आया जूनागढ़ का अभिलेख जो है का उद्देश्य क्या था, तो ऑप्शन में कई का प्रश्न आते हैं तो हम इसमें कह सकते हैं जो इसका मुख्य उद्देश्य था वह सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना था। इसके अतिरिक्त है कुजूल कड़फिसेस ने भारत में सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इसने केवल तांबे के सिक्के जारी किए। बिम कड़फिसेस ने स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए थे। यानी कि बिम कड़फिसेस था, उसने स्वर्ण और तांबे के सिक्के चलाए थे, बल्कि जबकि कुजुल कड़फिसेस ने सिर्फ तांबे के सिक्के चलाए थे। शिव, त्रिशूल एवं नंदी की आकृति इसके सिक्कों पर मिलते हैं। इसने महेश्वर नामक उपाधि धारण की थी। किसने? बिम कड़फिसेस ने महेश्वर नाम की उपाधि धारण की थी। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन इंडो ग्रीक हिंद यवन राजाओं ने करवाया था। कई बार क्वेश्चन आता है उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया था? इंडो ग्रीक हिंद यवन राजाओं ने करवाया था। जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों को नियमित रूप से प्रचलित करवाने का जो श्रेय जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों प्रकार के सिक्कों को व्यापार यानी कि व्यापक पैमाने पर प्रचलित करवाया। कुषाण शासकों में बिम कड़फिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, जबकि कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन भी मिलता है। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन भी मिलता है। यदियों का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी तथा बृहन संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब से राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन भी मिलता है। बहुत बार महत्वपूर्ण प्रश्न आया, कार्तिकेय का भी जो है अंकन मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है। यानी कि जो कनिष्क का सारनाथ बौद्ध अभिलेख है उसकी तिथि 81 ईस्वी थी। यह प्रतिमा मथुरा से लेकर कनिष्क के राज्यरोहण 78 ईस्वी के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई। अगला है आगे, जैसे कि कनिष्क के रवतक अभिलेख में 4 शहरों के नामों का उल्लेख मिलता है। यानी कि जो कनिष्क का रवतक अभिलेख उसमें 4 शहरों का नाम मिलता है, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। ठीक है। 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इनके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। यानी कि 135 विक्रम संवत जो है किसने चलाया था? शकों ने। कब? 57 ईस्वी को। ठीक है। इस प्रकार इनकी प्रारंभिक तिथि 135-57 यानी कि 78 आ जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया शक संवत और विक्रम संवत में क्या अंतर है, तो 70 जो अंतर है वह कई बार प्रश्न पूछा गया है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासकों और कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। यानी कि किसको? कुषाण शासक
कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना गया है। वर्तमान तिथि एवं वर्ष के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। अगला है जो विश्वव्यापी है, वर्तमान कैलेंडर में 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत, ठीक है, प्राप्त होता है, जबकि 78 घटा देने पर शक संवत प्राप्त होता है। इस प्रकार चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। चैत्र होता है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है और भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत का प्रयोग किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आया भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? शक संवत का। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। कई बार क्वेश्चन आया है कि अश्वघोष कौन थे? अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। सौद्रानंद बुद्ध चरित्र तथा सारिपुत्र प्रकरण उनकी प्रमुख रचनाएं थीं। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे, यानी कि वसुमित्र भी कनिष्क के समय में विद्वान थे। इसके अतिरिक्त हैं कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व, चरक, ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। इसमें पतंजलि ने, इसके अतिरिक्त पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे। पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे। इन्होंने ऐसे लोगों को शिष्य बनाया था जो बिना किसी अध्ययन के ही संस्कृत बोल लेते थे। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी थी। इस वंश का महान शासक कनिष्क था, जिसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान, कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक थी। पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से पूर्व में लेकर बिहार तक विस्तृत थी। यानी कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क बहुत ही प्रभावशाली था। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और अरिकामेंडू में हुई खुदाई से अनेक बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के बारे में साक्ष्य मिलते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के मार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों से किसी भी में भी कुषाणों के सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। कई बार क्वेश्चन आया कुषाण शासक कनिष्क के समय में किन शैलियों का विकास हुआ? मथुरा शैली और गांधार शैली। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गांधार शैली है, जबकि कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक व कुषाणु थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध के था। इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या इंडो ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। यानी कि जो कला विषय जो क्षेत्र वो थी, शैली थी, इसे यूनानी बौद्ध भी कहते थे, इंडो ग्रीक नाम से भी जानते थे और ग्रीको रोमन भी कहा जाता था। गंधार कला में सदैव हरित, स्वरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। अफगानिस्तान में बामियान पहाड़ियों को काटकर बनाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासक ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया। कुषाण काल प्रथम शती ईस्वी में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। यानी कुषाण काल में प्रथम शती में ही बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया था। यानी कि स्त्रियों का भी मुंडन होता था। भारत में ब्राह्मण बाह्य आक्रमणों के कालों का सही कालानुक्रम यूनानी, यानी कि सबसे पहले भारत में जो बाहरी आक्रमण हुए सबसे पहले यूनानी आया। 326 ईस्वी पूर्व महासिकंदर महान शीथियन प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, कुषाण पहली शताब्दी ईसा पूर्व। इसके बाद में ईरानी शासक डेरियस प्रथम ने 522 से 486 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर मेनांडर तथा उसके पुत्र स्ट्रेटो प्रथम के सिक्के मथुरा में मिले हैं। बौद्ध भिक्षु नामचीन के प्रभाव में मेनासुर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। स्ट्रो सेकेंड ने शीशे के सिक्के जारी किए। कई बार क्वेश्चन आया है शीशे के सिक्के किसने जारी किए? स्ट्रो सेकेंड ने शीशे के सिक्के जारी किए। या हिंद एवं शासक का शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है।
ठीक है। 184 ईस्वा पूर्व में पुष्यमित्र शंगु ने अंतिम मौर्य साम्राज्य बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। यानी कि जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त, उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया। यानी कि पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया। महर्षि प्रणिनी ने शुंग वंश को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया था। यानी कि जो प्रणिनी थे तो उन्हें शुंग वंश को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया था। अयोध्या के लेख से ज्ञात होता कि पुष्यमित्र शंगु अश्वमेध यज्ञ किए थे। यानी कि पुष्य शंगु ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पतंजलि पुष्यमित्र शंगु के पुरोहित थे। शंगु वंश का 9वां शासक भागवत अथवा भागवत था। यानी शुंग वंश का 9वां जो शासक था वह भागवत अथवा भागवत था। इसके शासन काल में तक्षशिला, यवन नरेश, एंटिलिकीडस तथा राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा राज दरबार में उपस्थित हुए थे। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था। विदिशा वेशनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। किसने? हेलियोडोरस के समय गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। भागवत विष्णु की पूजा की। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मारा डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कांडव या कंडवायन नाम से जाना जाता है। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली शासक सातवाहनों का था। पुराणों में कुल 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं। पुराणों में जो सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं वह 30 राजाओं के नाम मिलते हैं। सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 19 राजाओं से मिलती है। ये है पूर्णोत्संग, स्कंद स्तंभी, शतकिरणी, लंबोदर, अपीलक, मेघस्वाति, स्वाति, स्कंद स्वाति, मृंगेन्दु, कुल स्वाति, स्वातिकर्ण, पुलम्बिमफस्ट, गौरकृष्ण, हल, मंदुलक, पुरी इंद्रसेन, सुंदर स्वातिकीर्ति, चकोर स्वातिकीर्ति तथा शिव स्वाति। किसके आधार पर मिलते हैं? मत्स्य पुराण में 19 मिलते हैं। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भ्रत्य या आंध्र जातीय कहा गया है। इसकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। यानी कि सातवाहन शासकों की राजधानी अमरावती मानी जाती है। पुराणों के अनुसार कृष्ण का पुत्र एवं उत्तराधिकारी सतकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का सतकर्णी उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था। इसके शासन के बारे में हमें नागनिका के नाना घाट अभिलेख से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सातवाहन शासक गोमती पुत्र सतकर्णी ने कहा कि उसने विच्छिन्न होते चतुर्वर्णीय 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर वर्णों और जातियों में सम्मिश्रण को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी कहा जाता है। सतकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी कहा जाता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी को नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण, यानी कि एक ब्राह्मण तथा वेदों का आश्रय कहा गया है। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी ने दक्षिणा पथेश्वर में कहा कि 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र उसके कुछ सिक्कों पर बना हुआ है। कलिंग के चांद वंश का स्थापक महामेघ वाहन था। चंदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में से एक थे। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर के 3 मील की दूरी पर उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उनका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन की शिक्षा, राज्याभिषेक, राजा होने के बाद 13 वर्ष तक शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो को पूरा अंत समय तक अवश्य देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी प्रश्न भी लेकर आए हैं, उनको देखें। इसके बाद में हम आपके लिए नए वीडियो भी लेकर आएंगे। इस अभिलेख से पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण में 3 राज्यों चोल, चेर और पांड्यों को पराजित किया था। पांड्य शासक से उसे गधे से हल चलवाया था। इनका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उनके न्याय संबंधी सुधारों से मिली।
जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। अगला क्वेश्चन है प्रश्न कोश में प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं और इनका हम बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस हिंद एवं शासक ने शीशे के सिक्के चलवाए थे? ये यूपीपीसीएस 2014 में क्वेश्चन आया था। तो स्ट्रेटो सेकेंड ने जो है शीशे के सिक्के चलवाए थे। स्ट्रेटो सेकेंड ने शीशे के सिक्के चलवाए थे। या हिंद एवं शासक था। शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के सामयिक नहीं है? यानी कि बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित, ये तो सही है, लेकिन मिलिंद जो है बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 500 जो है 492 ईसा पूर्व तक रहा बिंबिसार। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक था। गौतम बुद्ध 563 ईस्वी से 482 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म का प्रचार किया, जबकि मिनांडर, जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता था, उत्तर भारत में इंडो ग्रीक का राजा था। जो है मिलिंद इंडो ग्रीक का राजा था। इसका समय 155 से 150 से 130 ईसा पूर्व माना जाता है। बिंबिसार, गौतम बुद्ध एवं प्रसेनजित जो है तीनों समकालीन थे, जबकि मिलिंद इनका समसामयिक नहीं था। इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ठीक है, ये IAS 2005 में आया था। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, हमारा वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगले ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदु हम आपके लिए लेकर आएंगे। जो हमारी इस वीडियो पर नई हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। अगला क्वेश्चन है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना है कठियावाड़ के रुद्रदमन अभिलेख से मिलता है। कठियावाड़ के जो रुद्रदमन का अभिलेख है वहाँ से मिलता है। यानी कि रुद्रदमन ने 130 ईसा पूर्व से 150 ईस्वी में रुद्रदमन ने 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त हुआ है। कौन सा? कठियावाड़ के रुद्रदमन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? तो सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार करवाया रुद्रदमन ने करवाया। रुद्रदमन प्रथम ने गुजरात के जूनागढ़ के अभिलेख का प्रारंभ यह जिस शिला का उत्कीर्ण उसी पर अशोक ने 14 ज्ञापनों की एक प्रति ताशकंद ने 2 लेख भी खुलवाए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा का ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। इसमें रुद्रदमन की वंशावली, विधियों, शासन, व्यक्तित्व आदि का सुंदर प्रकाश डाला गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए? यानी कुषाणों ने तांबे के सिक्के जारी किए। यानी उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक एवं राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित रूप एवं पूर्ण रूप से प्रचलित का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के व्यापक पैमाने पर सिक्के चलाए थे। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही होगा। प्राचीन भारत में किन में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए थे? यानी कुषाणों ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? बिम कटफिसेस। यानी कि बिम कटफिसेस को सोने के सिक्के, जबकि कुजुल कटफिसेस को तांबे के सिक्के चलवाने का। अगला क्वेश्चन पीछे मैं बता चुका हूँ, आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूँ। ठीक है, इसलिए जिन्होंने हमारा अभी तक वीडियो यूट्यूब पर जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगला क्वेश्चन ये हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए करवाया था? यानी कि बिम कैटफिसेस ने नियमित रूप से करवाया था। अगला क्वेश्चन, यवन सिक्कों पर किस देवता का आंकलन मिलता है?
अगला क्वेश्चन हमारा, सॉरी ये दे सिक्कों पर, यहाँ पे साफ नहीं हो रहा है, योधेय, यहाँ पर योधेय सिक्कों ठीक है, सिक्कों पर किस देवता का आकलन मिलता है। तो इसमें हमारा जो है वह कार्तिकेय का आकलन मिलता है, यानी कि ये देवियों का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी, बृहस्पति इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका सम्राट दक्षिण पूर्वी पंजाब, राजस्थान, और इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का आकलन मिलता है। कनिष्क सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कनिष्क के जो अभिलेख है, इसकी जो सारनाथ की तिथि है वह 81 ईस्वी 81 है। यह प्रतिमा मथुरा से कनिष्क के राज्यारोहण 78 ईस्वी के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई है। दोस्तों हमारा वीडियो लाइक और शेयर भी करें, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि अगली वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।